हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरीथिंग कंप्यूटर्स। तो आपकी फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड पैरेलल कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो पहले देख लेते हैं कि क्लाउड क्या है। क्लाउड सिंपली सेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है जो कि एक साथ काम करता है डिलीवर करने के लिए मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग टू द यूजर एज एन ऑनलाइन सर्विस। तो फिर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो गया? क्लाउड कंप्यूटिंग इन्हीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करना है थ्रू इंटरनेट या ओवर द इंटरनेट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करके यूजर डाटा स्टोर भी कर सकता है और एक्सेस भी कर सकता है, और जो भी आपका क्लाउड एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रहा है उन सारी एप्लीकेशंस को वो यूज कर सकता है किसी भी डिवाइस से जिसमें कि इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली हम करते हैं क्या है, हम अपना डाटा सारा ऑनलाइन सेव करते हैं या ऑनलाइन डाटा हम एक्सेस करते हैं या किसी भी एप्लीकेशन को ऑनलाइन यूज करते हैं थ्रू यूजिंग इंटरनेट फैसिलिटी इंस्टेड ऑफ यूजिंग आवर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है डिस्ट्रीब्यूटिव डाटा प्रोसेसिंग की जिसमें कि कुछ स्केलेबल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज और कैपेसिटीज प्रोवाइड की जाती हैं मल्टीपल यूजर्स को इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ क्लाउड्स वन कैन असेस। तो इसमें सबसे फर्स्ट आ जाती है पब्लिक क्लाउड सर्विसेज, जिसको कि आप कॉमन क्लाउड सर्विसेज भी बोलते हैं, जो कि प्रोवाइड की जाती है मल्टीपल यूजर्स को बाय द क्लाउड प्रोवाइडर ऑन अ इंटरनेट। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, जो भी सर्विसेज होती हैं वो एक कॉमन पोर्टल या वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू यूजर्स को प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन उनको मैनेज और ऑपरेट कोई थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर कर रहा होता है। तो पब्लिक क्लाउड सर्विसेज में भी आप सारे रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी, हार्डवेयर डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, इन सब को शेयर कर सकते हैं हर एक क्लाइंट के साथ या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी उस क्लाउड को यूज कर रही है अपना डाटा स्टोर या असेस करने के लिए। तो कस्टमर्स इन सारी सर्विसेज को इंटरनेट की हेल्प से असेस कर सकते हैं, और यहाँ पे जो कस्टमर्स या यूजर्स इन सर्विसेज को यूज कर रहे होते हैं उनको हम टेनेंट्स या सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। तो पब्लिक क्लाउड सर्विसेज की एग्जांपल आ जाती हैं गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, आई क्लाउड, अमेजॉन क्लाउड ड्राइव। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड एक ऐसी वर्चुअल प्राइवेट इंटरफेस या ऐसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड सर्विस है जो कि सबके साथ शेयर नहीं की जाती, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही शेयर की जाती है, इसलिए इसको प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज कहते हैं। तो इसमें भी आप सारे रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी, हार्डवेयर, नेटवर्क, ये सारी सर्विसेज को डिजाइन करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनाइजेशन को डेडिकेट करके या पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल को डेडिकेट करके। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हाइब्रिड क्लाउड सर्विसेज। तो ये ऐसी क्लाउड सर्विसेज है जो कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड सर्विसेज को यूज करके डिजाइन की जाती है डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या पर्पस है। आप इसको प्राइवेटली यूज करना चाहते हो या आप इसको पब्लिकली यूज करना चाहते हो। मतलब कि इसमें जो यूजर है या जो होस्ट है वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी एप्लीकेशन और अपने डाटा को प्राइवेट भी रख सकता है और पब्लिक भी रख सकता है। मतलब कि वो अगर कुछ कंटेंट चाहता है या कुछ एप्लीकेशंस चाहता है कि वो सबके साथ ना शेयर करे तो वो उनको प्राइवेट रख सकता है, और वो जो सेकेंडरी एप्लीकेशंस हैं जो वो चाहता है कि हर कोई शेयर कर सके, हर कोई यूज कर सके, तो वो उनको पब्लिक रख सकता है। तो बेसिकली हाइब्रिड क्लाउड सर्विसेज में आप दोनों क्लाउड सर्विसेज को यूज करके अपना सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाती है कम्युनिटी क्लाउड सर्विसेज। तो ये एक ऐसी सर्विसेज है जो कि हर किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, वो सिर्फ एक मतलब कम्युनिटी के लिए ही डिजाइन की जाती हैं ताकि वैसी सेम कम्युनिटी के लोग या ऑर्गेनाइजेशन ही उस क्लाउड सर्विसेज को यूज कर सकें। तो
इसमें आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ या जियोग्राफिक कम्युनिटीज़ या एजुकेशनल कम्युनिटीज़। तो ये जो सर्विसेज होती हैं ये पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को सोच के डिज़ाइन की जाती हैं ताकि उस कम्युनिटी के रिलेटेड सारे ऑर्गेनाइजेशन या सारे यूजर्स उसको यूज़ कर सकें। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। इसमें सबसे फर्स्ट आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो ये सर्विस में आपको सिंपली क्लाउड प्रोवाइडर को पे करना होता है ताकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑनलाइन यूज कर सकें। तो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है? यहाँ पे आपको ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, आपको ऑनलाइन नेटवर्क मिल जाते हैं, वर्चुअल मशीन्स और सर्वर्स मिल जाते हैं जिनको कि आप यूज करके जो भी आपने उसके रिलेटेड काम करना होता आप कर सकते हैं। तो ये वाली सर्विस बेसिकली ज़्यादातर नेटवर्क आर्किटेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं। तो नेक्स्ट सर्विस आ जाती है जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, वो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आप इसको पास भी बोलते हैं। तो इस सर्विस में जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट या प्लेटफॉर्म या एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके आप इजीली कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो या उनकी टेस्टिंग कर सकते हो या उनको मैनेज कर भी कर सकते हो। तो ये वाला सर्विस ज़्यादातर एप्लीकेशन डेवलपर्स यूज करते हैं। तो नेक्स्ट सर्विस जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है वो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आप इसको SaaS भी बोलते हैं। तो ये सर्विस ज़्यादातर सारे एंड यूजर्स यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि क्लाउड प्रोवाइडर आपको अलो करता है एक पूरा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन यूज करने के लिए। तो जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन यूज करते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और आपको क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस सॉफ्टवेयर के लिए या क्या क्या मेंटेनेंस चाहिए उस सॉफ्टवेयर के लिए। तो आप सिंपली इस सर्विस को यूज़ करके सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है डेस्कटॉप एज अ सर्विस जिसको कि आप डैश बोलते हैं। तो ये एक इम्प्रूव्ड मॉडल है SaaS का। तो इसमें मोस्टली होता क्या है कि आप मल्टीपल सर्विसेज को एट द सेम टाइम यूज करके जो भी आपका वर्क है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो सारी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज हैं ये एक स्टैक के फॉर्म में स्टोर होती हैं, यानी कि ये सब बिल्ड होती हैं ऑन टॉप ऑफ वन एंड अनदर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यूज करके कौन कौन सी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने सर्विस जो डिस्कस की थी वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू तो आप वर्चुअल मशीन्स को, सर्वर्स को, स्टोरेज और नेटवर्किंग जैसी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये आपका क्लाउड प्रोवाइडर ही मैनेज करता है और जो बाकी रेस्ट ऑफ इन सर्विसेज को यूज करके जो रेस्ट ऑफ सर्विसेज हैं वो आप खुद मैनेज करते हैं या इनको यूज करके आप बाकी का जो काम है वो खुद करते हैं। तो नेक्स्ट सर्विस जो हमने डिस्कस की थी वो थी पास, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जब आप क्लाउड प्रोवाइडर से लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर और रन टाइम सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है। लेकिन ये सब यहाँ पे भी जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर है वही मैनेज करता है। आपको सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी एप्लीकेशन और उस एप्लीकेशन के रिलेटेड जो भी डाटा है उसको मैनेज करना होता है। और जब आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को यूज करते हैं तो आप वहाँ पे जो भी आपके क्लाउड प्रोवाइडर ने आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड किया है या जो भी सॉफ्टवेयर उसने प्रोवाइड किया है आप उसी सॉफ्टवेयर को यूज करके उसी का डाटा यूज करके जो भी आपने टास्क परफॉर्म करना आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपने किसी इमेज को कंप्रेस करना है तो आप ऑनलाइन जाके किसी भी सॉफ्टवेयर को जाके यूज करके इजीली अपनी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आप किसी भी लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म की एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे कि आप उस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना कोई भी प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप पाइथन के टाइम पे पाइथन आईडीएल प्लेटफॉर्म को यूज करके पाइथन के प्रोग्राम्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ
सर्विस में आप क्या करते हो कि आप ऑनलाइन सर्विस और स्टोरेज और वर्चुअल मशीन्स को यूज करके एक प्लेटफॉर्म डिजाइन करते हो, और फिर उस प्लेटफॉर्म के बाद आप उस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो, तो तब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को यूज करते हो। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका पैरेलल कंप्यूटिंग। तो पैरेलल कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर जहाँ पे कि आप सेवरल प्रोसेसर्स को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल स्मॉलर कैलकुलेशंस जो कि ब्रेक डाउन हुई हैं एक ओवरऑल लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में से। तो बेसिकली आप पैरेलल कंप्यूटिंग में यूज करते हैं मल्टीपल सीपीयूज एक लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपकी लार्ज प्रॉब्लम है या जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको आप स्मॉल डिस्क्रीट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि वो सारे पार्ट्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकें, और अगर वो स्मॉल पार्ट्स भी फर्दर डिवाइड हो सकते हैं तो हम उनको फर्दर डिवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शंस में ताकि वो सारी इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सके। तो और जो भी ओवरऑल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म है पैरेलल कंप्यूटिंग को परफॉर्म करने के लिए वो एम्प्लॉय किया जाता है आपके कंप्यूटर्स पे, और जो भी हर एक इंस्ट्रक्शन है वो अपना पार्ट की एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करती है साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट सीपीयूज। तो अब हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि सीरियल कंप्यूटिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग एक्चुअली है क्या। सीरियल कंप्यूटिंग में जो आपकी प्रॉब्लम है वो इंस्ट्रक्शन में फर्दर डिवाइड होती है, लेकिन वो एक ही सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करता है। तो जैसे ही फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है वो उसी के बाद सेकेंड इंस्ट्रक्शन पे स्विच होता है। तो इस तरह आपकी जो सीरियल कंप्यूटिंग है वो परफॉर्म की जाती है। और पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आपकी प्रॉब्लम को आप फर्दर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो पार्ट्स को भी आप फर्दर इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड करते हैं, और वो जो डिस्क्रीट पार्ट्स थे उनकी एग्जीक्यूशन अलग अलग सीपीयूज के थ्रू साइमल्टेनियसली परफॉर्म की जाती है। तो अब हम कंसिडर कर लेते हैं एक एग्जांपल पैरेलल कंप्यूटिंग की। सपोज करो कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब आप इसको सिंगल प्रोसेसर को यूज करके सॉल्व करेंगे तो आपको आपका जो प्रोसेसर है वो 4 स्टेप को परफॉर्म करके यानी कि 4 टाइम्स वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट देगा जब वो एक इस सिंगल प्रॉब्लम को इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड करेगा। तो सबसे फर्स्ट वो 4x5 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद सेकंड स्टेप में वो 1x6 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड स्टेप में वो 5x3 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और लास्ट स्टेप में वो 20 + 6 + 15 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आप इस सेम इक्वेशन को पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे तो वो सिमिलरली ही इस प्रॉब्लम को स्मॉल इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड करेगा, और वो हर एक इंस्ट्रक्शन को 3 डिफरेंट प्रोसेसर्स को सेंड कर देगा ताकि हर एक प्रोसेसर इस हर एक इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करके आपको नेक्स्ट स्टेप में ही आउटपुट दे दे। तो इससे जो आपकी प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाएगी। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो भी आपका एक लार्ज टास्क या एक लार्ज प्रॉब्लम होती है उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके साइमल्टेनियसली उस हर एक पार्ट की एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग को यूज करके। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। इसमें सबसे फर्स्ट एडवांटेज आ जाती है सेव टाइम एंड मनी। पैरेलल कंप्यूटिंग प्रोसेस को फास्टर परफॉर्म करके हमारा टाइम भी सेव करता है और साइड बाय साइड ही वो थिंग्स को चीपर भी बना रहा होता है, क्योंकि वो एक ही टाइम पे बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है हर एक रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज करके, जिससे कि हमारा टाइम एंड मनी दोनों सेव होते हैं। और नेक्स्ट एडवांटेजेस की ये आ जाती है कि हम पैरेलल कंप्यूटिंग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो रियल वर्ल्ड हमारे अराउंड है वो पैरेलल फॉर्म में ही वर्क करता है। यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि हम वेट करते हैं कि कोई अपना टास्क कंप्लीट करेगा तभी हम अपना काम शुरू करेंगे। हम अपनी मर्जी से कभी भी अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसका मतलब किसी और का काम खत्म हुआ है या नहीं। मतलब कि जैसे अगर आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने हैं तो आप ये नहीं वेट करेंगे
कि मेरे फ्रेंड ने पैसे डिपॉजिट करवा दिए हैं तो उसके बाद ही मैं पैसे डिपॉजिट कराऊंगा। आपका जब मन है आप जाके डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो इस तरह जो हमारे अराउंड जो वर्ल्ड है वहाँ पे सब चीज़ें पैरेलल में ही चलती हैं, इसलिए पैरेलल कंप्यूटिंग को रियल वर्ल्ड में यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट एडवांटेज इसकी ये आ जाती है कि ये लार्ज प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देता है, उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके और उन सारे पार्ट्स की एग्जीक्यूशन को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करके। तो नेक्स्ट एडवांटेज इसकी ये आ जाती है कि पैरेलल कंप्यूटिंग प्रोवाइड कॉन्करेंसी, मतलब कि ये बहुत सारी चीज़ें एक सेम टाइम पे परफॉर्म करता है। तो नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि ये नॉन लोकल रिसोर्सेज को भी यूज़ करके अपनी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये कि जितने रिसोर्सेज उसको अवेलेबल हैं ये उनको तो यूज़ करेगा, और अगर उसको वो रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं अपनी एग्जीक्यूशन के लिए तो वो इंटरनेट को यूज़ करके जो रिसोर्सेज को चाहिए वो भी यूज़ कर सकता है। जैसे अगर कभी सपोज करो कि किसी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करते हुए मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं है तो ये ऑनलाइन नेट को यूज़ करके मेमोरी स्पेस ले सकता है या दूसरे सीपीयू से मेमोरी स्पेस लेके अपने टास्क को परफॉर्म करता है। तो नेक्स्ट एडवांटेज इसमें ये आ जाती है कि ये मेमोरी कॉन्स्ट्रेंट को भी ओवरकम करता है। जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में भी डिस्कस किया कि अगर सिंगल कंप्यूटर के पास इतनी फाइनाइट मेमोरी रिसोर्स नहीं है कि वो लार्ज प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सके, तो आप यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स की मेमोरीज को यूज़ करके अपने टास्क को इजीली परफॉर्म करवा सकते हैं। So that's all for today's video. Thank you.